हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपसे समुद्री उच्चावच के बारे में हमारी पूर्ण चर्चा हो चुकी थी कि मतलब जितने भी प्रकार के समुद्री उच्चावच होते हैं उन सभी के बारे में हम आराम से अपनी पूर्ण चर्चा कर चुके थे। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वह होने वाला है लवणता पर, कि मतलब लवणता क्या होती है, इसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। फिर किस क्षेत्र में लवणता की मतलब प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से तत्व या कौन कौन से लवणता में पाए जाते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मतलब कि किस क्षेत्र में, जैसे समुद्री जो क्षेत्र है, जैसे हिंद महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, इन क्षेत्रों की लवणता आखिर कितनी होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी बातों के बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लवणता की आखिर परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, लवणता की परिभाषा। देखिए, जल एक क्या है, मतलब जैसे यदि हम परिभाषा की बात करें, लवणता की परिभाषा की बात करें, तो सबसे पहले इसमें देखना आप कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। मतलब जल एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें हर चीज मिल जाती है। जल में चाहे आप कुछ भी चीज मिलाएं, उसमें या तो मतलब तुरंत या थोड़ी देर में हर चीज मिल जाती है। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है और जल में जो जैविक और अजैविक पदार्थ मिले हुए होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है और जल में जो जैविक और अजैविक पदार्थ मिले हुए होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि लवणता की क्या परिभाषा होती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है कि जल में मिले हुए कुल भार को ही हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। और जल में मिले हुए कुल भार को ही हम लवणता कहते हैं। जो जल के अणुओं के मध्य, मतलब जैसे जल के आप मान लीजिए कि जो जल के जो अणुओं के मध्य, जैसे मान लीजिए ये जल के अणु हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो समायोजित होते हैं, मतलब यहाँ पर जो रखे हुए हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं कि इसको प्रति हजार, मतलब प्रति 1000 ग्राम या प्रति 1 किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा में आप लिखना कि जल में मिले जैविक या अजैविक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, हम लवणता कहते हैं, मतलब लवणता कहते हैं, ठीक है। और इसे किस में ज्ञात किया जाता है, प्रति 1000 ग्राम या प्रति 1 केजी में इसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि 1000 ग्राम पानी है, ठीक है। तो उसमें जो लवणता का प्रतिशत नहीं, जो आपकी लवणता होगी वह कितनी होगी, 35 ग्राम होगी। मतलब जैसे कहने का मतलब कि 35 और ग्राम होगी, ठीक है। 1000 ग्राम में 1000 ग्राम पानी में आपकी जो लवणता होगी वो 35 ग्राम होगी। अब ऐसे आप यहाँ पर ध्यान से देखना, हम जब प्रतिशत लिखते हैं तो ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत को क्या 100 में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और जब हम प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं किसी चीज को, तो उसके नीचे एक और शून्य और लगा देते हैं। तो लवणता को
जैसे 1000 ग्राम पानी में जो लवणता होती है वह लगभग 33 ग्राम होती है। ठीक है, पर अंतरराष्ट्रीय यदि स्तर पर इसकी परिभाषा को हम समझें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लवणता की परिभाषा होती है कि मतलब लवणता जल में घुले हुए भार को कहते हैं। मतलब जो जल में घुला हुआ जो भार होता है उसी को हम लवणता कहते हैं। जो जल के अणुओं के मध्य में, मतलब जल के जैसे जो अणु हैं इनके मध्य में क्या होती है, समायोजित होती है, मतलब भरी हुई होती है। ठीक है, तो यह है हमारी जल की परिभाषा, लवणता की परिभाषा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि लवणता में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लवणता में पाए जाने वाले तत्व और लवणता में पाए जाने वाले तत्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि मतलब लवण के प्रकार कौन कौन से हैं और लवण में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड। देखिए यह मतलब जो यह भाग है यह 35 ग्राम का क्या है, भाग है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड 27 ग्राम पाया जाता है 35 ग्राम में से, यानी सबसे ज्यादा। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट 1.65 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट 0.863 ग्राम पाया जाता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, और यदि जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो यह लगभग कितने ग्राम का बनेगा, 35 ग्राम का बनेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लवण में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। कि मतलब ये तो हो गया जैसे कि आप 35 ग्राम का आपने वर्गीकरण कर दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं, कि आखिर लवणों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्लोरीन में, लवण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वह क्लोरीन है। 18.97 और हम कहते हैं कि ग्राम पाया जाता है, मतलब जैसे हम 35 ग्राम की ही बात करें। ठीक है, फिर सोडियम पाया जाता है 10.47 ग्राम। ठीक है, सल्फेट पाया जाता है 2 ग्राम 2.65 ग्राम। मैग्नीशियम पाया जाता है 1.28 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है 0.41 ग्राम। ठीक है, और जो अन्न, मतलब अन्न में वह आ जाएंगे जितना बचा हुआ क्षेत्र यहाँ पर है, तो जो बचा हुआ क्षेत्र है वह किसमें आ जाएगा, अन्न में आ जाएगा। अब हमें इसके बाद हमें देखना है कि लवणता की उत्पत्ति के कारक, मतलब किन किन कारणों से लवणता उत्पन्न होती है या हुई है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं अब लवणता की उत्पत्ति के कारक। तो चलिए पढ़ते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि लवणता की उत्पत्ति के कारक, मतलब लवणता की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है। तो सबसे पहला जो कारण है लवणता बनने का वह है क्या, आपका नदियां। क्या कारण है, सबसे पहला जो कारण है वह है नदियां। अब आप कहोगे कि सर नदियों से कैसे, मतलब नदियों में तो स्वच्छ जल बहता है तो नदियों से लवणता कैसे प्राप्त होगी है। तो इसकी यह एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। मतलब जैसे नदियों में स्वच्छ जल बहता है निश्चित तौर पर, लेकिन साथ ही साथ उसमें लवण भी बहते हैं जो पर्वतों से और वर्षा के रूप में जो जैसे जल होता है, तो जब वह सतह से टकराता है तो बहुत सारे लवण उसमें बह करके एक साथ आ जाते हैं। फिर वह लवण एक साथ जब बहकर आते हैं समुद्र में, ठीक है, तो जब समुद्र में आते हैं तो फिर बाष्पीकरण होता है। ठीक है, बाष्पीकरण होने से पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है और लवण उसी में रह जाते हैं। फिर से वर्षा होती है, फिर लवण नदियों के द्वारा समुद्र में लाए जाते हैं, फिर पानी बाष्पीकरण होता है और फिर लवण बन जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया होते होते समुद्रों की लवणता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जिसे बढ़ाने में मुख्य योगदान किसका है, नदियों का है। और नदियों के द्वारा यह प्रक्रिया 100 करोड़
वर्ष के द्वारा 100 करोड़ वर्ष में मतलब पूरी की गई है लगभग, मतलब जैसे 100 करोड़ वर्ष अगर हम मान के चले तो लगभग यह प्रक्रिया 100 करोड़ वर्ष में हुई है। फिर इसके बाद जो लवणता का दूसरा कारण है वह है NaCl। नदियों से यदि हम बात करें तो 98% जो लवणता है समुद्रों की वह नदियों के द्वारा प्रक्षेपित की गई है, मतलब समुद्रों में भेजी गई है। और NaCl के द्वारा कितनी 2% लवणता हमारी जो है वह है लवणता NaCl के रूप में भेजी गई है। फिर इसके बाद जो तीसरा जो कारण है वह है सक्रिय ज्वालामुखी। और प्लस में धूलकण। तो समुद्रों में जो सक्रिय ज्वाला होती है, ज्वालामुखी होते हैं जिनसे बार बार उद्गार होता रहता है, उनसे जो पदार्थ निकलते हैं उससे भी समुद्र की लवणता क्या हुई है, बढ़ी हुई है। और प्लस में धूलकणों के द्वारा भी समुद्र की लवणता क्या हुई है, बढ़ी हुई है। फिर इसके बाद जो चौथा जो इसका मुख्य कारण है वह है उल्कापात। मतलब आसमान से जो पृथ्वी पर उल्कापात होते हैं, मतलब जो आसमान से जब उल्कापात होकर के पृथ्वी पर आते हैं तो उनसे भी कभी कभार समुद्रों की जो हम कहते हैं कि लवणता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह है उत्पत्ति की लवणता की उत्पत्ति के कारण सबसे प्रमुख कारण है जो नदियां हैं उनके द्वारा 98% लवणता को समुद्रों में निक्षेपित किया गया है। फिर जो 2% बची हुई लवणता है वह है NaCl के रूप में, ठीक है। और सक्रिय ज्वालामुखी और धूलकण और उल्कापात से भी इनसे बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही ना के बराबर। तो इनके द्वारा भी लवणता समुद्र में उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो हमारी लवणता है, जैसे इसके बाद हमें पढ़ना है समान अनुपात का नियम, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, समान अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए देखते हैं। जी, तो अब हमें इसके बाद पढ़ना है समान अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम कि यह क्या है, ठीक है। तो समान अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार मतलब पृथ्वी के जो विभिन्न अक्षांश हैं उनके मध्य उन अक्षांशों में पाई जाने वाली लवणता तो अलग अलग हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे 5 डिग्री में मान लीजिए, मानने के लिए कहते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर 20 लवणता पाई जाती है, ठीक है, 20 ग्राम। यहाँ पर 30 ग्राम हो सकती है, यहाँ पर 40 ग्राम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि समान अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों के मध्य पाई जाने वाली लवणता तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन लवणता में पाए जाने वाली जो तत्व हैं और लवणता के जो प्रकार हैं, मतलब जो इन लवणता में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो इस समान अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम यही है कि पृथ्वी के अंदर मतलब विभिन्न अक्षांशों के मध्य लवणता अलग अलग पाई जाती है, लेकिन लवणता में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वह समान होते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक के आखिर कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा लवणता आपकी प्रभावित हो सकती है। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक के आखिर कौन कौन से कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वह है आपका सूर्यताप
और बाष्पीकरण, सूर्यताप और बाष्पीकरण। इसमें समझते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए जब सूर्यताप जैसे लवणता को प्रभावित करने वाले कारण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला कारण है सूर्यताप। जिस स्थान पर सूर्यताप बहुत ज्यादा होगा, मतलब जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा प्राप्त होगा, उस क्षेत्र में जैसे बाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा, और बाष्पीकरण ज्यादा होने से इस क्षेत्र में लवणता क्या होती है, ज्यादा होगी। मतलब जैसे बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो पानी बाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन लवण तो बाष्प बनकर उड़ते नहीं है, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र की लवणता क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। इसी प्रकार बाष्पीकरण है। बाष्पीकरण का तात्पर्य है कि जैसे कोई क्षेत्र है वहां पर बाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लवण तो उड़ेगी नहीं बाष्पीकृत होकर केवल क्या आपका पानी उड़ेगा, तो पानी क्या होगा, बाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और लवण यहाँ पर बचे रह जाएंगे। और ऐसी प्रक्रिया बार बार होने से लवणों की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार से सूर्यताप और बाष्पीकरण के द्वारा लवणों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लवण बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कारण है जो लवणता को प्रभावित करता है, वह है वर्षा। मतलब कहने का मतलब है वर्षा। ठीक है, तो जब आप मुझे बताइए कि जब किसी क्षेत्र में वर्षा होगी, जैसे मान लेते हैं कि किसी इस वाले पर्टिकुलर एरिया का ही लवणता 35 है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में वर्षा हुई, जैसे ये जो वर्षा हुई, तो इस क्षेत्र में वर्षा होने से क्या, वर्षा में चूंकि स्वच्छ जल होता है, तो वर्षा का स्वच्छ जल जब इस लवणता वाले जल से मिलेगा तो वह इस क्षेत्र की लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब जैसे जब स्वच्छ जल इस लवणता वाले क्षेत्र से मिलेगा, लवणता वाले जल से मिलेगा, तो इस लवणता वाली इसकी लवणता को क्या कर देगा, वह कम कर देगा। तो वर्षा के द्वारा लवणता क्या होती है, कम हो जाती है। फिर इसके बाद जो आपका तीसरा जो कारण प्रभावित करने वाला है वह है बर्फ का पिघलना। और स्वच्छ नदियों के जल का मिलना। तो आपका जो नेक्स्ट कारण है वह है बर्फ का पिघलना। जैसे किसी क्षेत्र से बर्फ पिघलेगी तो वहां पर बिना बर्फ, चूंकि बर्फ में बिना लवण वाला पानी होता है, तो जब वह लवणता वाले पानी से मिलेगा तो वह बर्फ की जो लवणता वाले पानी से मिलेगा तो क्या होगा कि उस क्षेत्र की लवणता अपने आप ही कम हो जाएगी, और साथ ही स्वच्छ जल, स्वच्छ नदियों के जल का मिलना, तो इसके द्वारा भी क्या होगी, लवणता कम हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र में लवणता 35 है, ठीक है, और यहाँ से कोई नदी है स्वच्छ जल लेकर के आ रही है, ठीक है, तो जो जब ये नदी स्वच्छ जल लेकर के आएगी तो यहाँ पर जब यह लवणता वाले जल से मिलेगी तो यहाँ पर क्या कर देगी, अपने आप ही लवणता कम कर देगी। ठीक है, तो स्वच्छ नदियों का जल का मिलना लवणता को क्या कर देता है, लवणता को कम कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कारण पर चलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कारण पर। इसके बाद जो हमारा चौथा कारण है लवणता को प्रभावित करने वाला वह है महासागरीय धाराएं।
चौथा कारण कौन सा है हमारा? महासागरीय धारा है, ठीक है, या जल धारा है, ठीक है। तो यह कितने प्रकार की होती हैं पहले तो आप ये बताइए। तो यह दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी गर्म और एक होती है ठंडी। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है कैसी, गर्म, और एक होती है ठंडी। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये समुद्र है, ठीक है, यहां से ये गर्म जलधाराएं आ रही है, ठीक है, गर्म जलधाराएं आ रही है। तो यहाँ पर जैसे अब जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा यहां से, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो यह समुद्र की सतह जो गर्म है, ठीक है, यह क्या है, समुद्र की सतह गर्म है। और जैसे ही यहां से गर्म जलधाराएं इससे टकराएंगी तो सतह पहले से ही गर्म है, और जैसे ही गर्म जलधाराएं इससे टकराएंगी तो यह इसको क्या कर देंगी, और भी अधिक गर्म कर देंगी, और जिससे क्या होगी, बाष्पीकरण की प्रक्रिया आपकी तेज हो जाएगी। और जैसे ही बाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी तो निश्चित तौर पर लवणता क्या हो जाएगी, कम हो, लवणता ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल तो बाष्प होकर उड़ जाएगा, लेकिन लवण अंदर ही बचे हुए रह जाएंगे, तो लवणता कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम ठंडी जलधारा की बात करें तो इसके जस्ट विपरीत समझ लीजिए। जैसे ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है, और यह जो यहां से सूर्य प्रकाश के कारण यह क्षेत्र कैसा हो गया है, गर्म हो गया है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र गर्म हो गया है, ऊपरी परत पानी की। तो जैसे ही यहाँ पर ठंडी जलधारा इससे टकराएगी तो यह गर्म सतह से मिक्स होगी, ठीक है, यह क्या होगी, गर्म सतह से मिक्स होगी, और गर्म सतह से मिक्स होने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ही कम रह जाएगा। तापमान बहुत ही कम रहने के कारण यहाँ पर बाष्पीकरण ज्यादा नहीं होगा, मतलब बाष्पीकरण ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और यदि बाष्पीकरण ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, पानी बाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं, और पानी यदि बाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं तो यहां पर क्या होगा, लवणता कम होगी, क्योंकि पानी यदि बाष्पीकृत होकर नहीं उड़ेगा तो वह लवणता के साथ मिला ही रहेगा, और जिसके कारण से लवणता यहां पर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अगला जो हमारा कारण है वह है प्रचलित पवने। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कारण है वह है प्रचलित पवने। प्रचलित पवने कोई भी हो, चाहे वो है आपकी पछुआ पवने हो, चाहे व्यापारिक पवने हो, चाहे ध्रुवीय पूर्व पवने हो, लेकिन जब प्रचलित पवने जब समुद्र की सतह से टकराती हैं तो इनके द्वारा क्या होता है, घर्षण होता है। जैसे यह समुद्र की सतह से जब टकराएंगी तो इनके द्वारा क्या होगा, घर्षण प्रारंभ होगा, और घर्षण प्रारंभ होगा तो उसके द्वारा ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, इसके द्वारा क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा जब निकलेगी तो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, ठीक है, बाष्पीकरण होगा, और जब बाष्पीकरण होगा तो क्या, वही प्रोसेस, लवणता कम हो जाएगी, सॉरी, लवणता बढ़ेगी, लवणता ज्यादा होगी। जब पानी बाष्पीकृत होगा तो लवणता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो नेक्स्ट कारण है वह है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अब इसका जो नेक्स्ट कारण है वह है वायुमंडलीय दाब। यदि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये बढ़ने का निशान है ऊपर के लिए, तो यदि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो फिर लवणता पर क्या प्रभाव होगा। तो जैसे वायुमंडलीय जब दाब बढ़ता है तो जब किसी क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, ठीक है। और क्वथनांक बिंदु जब बढ़ता है
तो बाष्पीकरण क्या होता है, कम होता जाता है। बाष्पीकरण क्या होता है, कम होता जाता है। और बाष्पीकरण जब कम होगा तो क्या होगी, आसानी सी बात है, लवणता कम होगी। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे प्रेशर कुकर में दाल चावल क्यों जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण से वहां उसका क्वथनांक बिंदु भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और वह पूरी ऊष्मा अपनी उसी कुकर के दाल चावलों को देता है, इस कारण से वो जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लवणता का वितरण क्या है, लवणता का वितरण किस प्रकार से है।